हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन से रिलेटेड, जिसमें हम यहाँ पे जो लेक्चर वीडियोस की सीरीज़ आपके लिए लाई जा रही है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीडीई, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2022 से 25 तक के, वो अभी हम कवर कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है? कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम at the global level? Which international organization coordinates the education for all program at the global level? Option 1 UNDP, option 2 UNESCO, option 3 IMF, option 4 UNEP। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनेस्को। यूनेस्को जो है वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हो सकता है फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछती जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। और यूनेस्को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मृदा में केशिका क्रिया शब्द का अर्थ है? मृदा में केशिका क्रिया शब्द का अर्थ है। द टर्म कैपिलरी एक्शन इन सॉइल रिफर्स टू। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति, ऑप्शन 2 खनिजों का निक्षालन, ऑप्शन 3 सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन 4 कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ऑप्शन 1 मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑप्शन 2 लीचिंग ऑफ मिनरल्स, ऑप्शन 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ऑप्शन 4 डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति, इसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है सॉयल में। द टर्म कैपिलरी एक्शन इन सॉयल रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर का मूवमेंट होना, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मिशन NAPCC कार्य योजना में शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन से मिशन NAPCC कार्य योजना में शामिल हैं? Which of the given missions are included in the NAPCC action plan? आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ऑप्शन 1 नेशनल वाटर मिशन, ऑप्शन 2 नेशनल सोलर मिशन, ऑप्शन 3 नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ऑप्शन 4 नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। हमको बताना है NAPCC कार्य योजना में कौन से मिशन शामिल किए गए हैं। देखिए NAPCC ये 2018 में शुरू की गई योजना है और इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से प्लान शामिल हैं। 2008 में ये शुरू हुई थी और टोटल 8 प्लान्स इसमें हैं, जिसमें 4 आपके सामने हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
1 2 3 4 ओनली, यानी ऑप्शन 1 2 3 4 सभी इसके आंसर हैं, ये सभी सही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें राष्ट्रीय जल मिशन को शामिल किया गया है, राष्ट्रीय सोलर मिशन को, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन को, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोटक होगा या उत्प्लादक, यह निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है। ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोटक होगा या उत्प्लावक, यह निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है। विच इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर अ वोल्केनिक इरप्शन विल बी एक्सप्लोजिव और इफ्यूजिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें जो मैग्मा निकलता है वो बाहर की तरफ जाएगा या वो अंदर ही चला जाएगा, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर है वो जो डिसाइड करता है कि एक्सप्लोजिव होगा या इफ्यूजिव होगा। ऑप्शन 1 मैग्मा में गैस की मात्रा, ऑप्शन 2 मैग्मा का तापमान, ऑप्शन 3 मैग्मा कक्ष की गहराई, ऑप्शन 4 मैग्मा में पानी की उपस्थिति। इंग्लिश में देखिए, ऑप्शन 1 अमाउंट ऑफ गैस कंटेंट इन द मैग्मा, ऑप्शन 2 टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा, ऑप्शन 3 डेप्थ ऑफ द मैग्मा चैम्बर, ऑप्शन 4 प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द मैग्मा। तो हमें बताना है कि वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि वोल्केनिक इरप्शन विल बी एक्सप्लोजिव और इफ्यूजिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मैग्मा में गैस की मात्रा, अमाउंट ऑफ गैस कंटेंट इन द मैग्मा। ये डिफाइन करता है या ये डिटरमाइन करता है कि विस्फोट जो है वो एक्सप्लोजिव है या इफ्यूजिव है। तो ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें, रिवीजन करें जितना ज़्यादा हो सके। अभी हमारे पास टाइम है सो दैट वी कैन रिवाइज एंटायर सिलेबस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि PYQs जो है ये आपको हेल्प करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं ये समझने में, किन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखने में। थर्डली कुछ न्यू क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, नया एक पैटर्न UGC नेट के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को आ रहा है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आइए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभावों से बचाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एक यूनिवर्सल या ग्लोबल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से या पॉल्यूटेंट से बचाना है। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ persistent organic pollutants। persistent organic pollutants। अब देखिए इसमें कौन सी वो ट्रीटी हमें देखना है। ऑप्शन 1 स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑप्शन 2 बेसल कन्वेंशन, ऑप्शन 3 मिनामाटा कन्वेंशन, ऑप्शन 4 रामसर कन्वेंशन। तो आपको बताना है कि वे कौन सा सम्मेलन है या कौन सी संधि है जिसका मूल उद्देश्य स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभावों से बचाना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 स्टॉकहोम कन्वेंशन। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्टॉकहोम कन्वेंशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रणाली में कार्डबोर्ड के डिब्बों पर नीले रंग का चिन्ह किस प्रकार के अपशिष्ट को दर्शाता है। जो जैव चिकित्सक अपशिष्ट यानी जो डिस्पोजल सिस्टम है उसमें कार्डबोर्ड के डिब्बों पर ब्लू कलर का जो साइन होता है वो किस प्रकार के अपशिष्ट को दर्शाता है। देखिए, विच टाइप ऑफ वेस्ट डज द ब्लू कलर्ड मार्किंग ऑन कार्डबोर्ड बॉक्सेस सिग्निफाई इन द बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम।
ऑप्शन 1 प्लास्टिक अपशिष्ट, ऑप्शन 2 कांच के बर्तनों का अपशिष्ट, ऑप्शन 3 धातु अपशिष्ट, ऑप्शन 4 कागज अपशिष्ट। ऑप्शन 1 प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन 2 ग्लास वेयर वेस्ट, ऑप्शन 3 मेटल वेस्ट, ऑप्शन 4 पेपर वेस्ट। तो हमें बताना है कि वो कौन सा वेस्ट है। तो इसका जो सही आंसर जा रहा है वो हमारा ऑप्शन 2 है, कांच के बर्तनों का अपशिष्ट। इसे हम कहते हैं ग्लास वेयर वेस्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निदान प्रणाली में कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं उन पर नीले रंग का एक सिंबल बना होता है। अब ये सिंबल किस प्रकार के अपशिष्ट को दर्शाता है, मतलब इसमें किस प्रकार का वेस्ट पड़ा हुआ है। तो वो वेस्ट जो होता है वो ग्लास वेयर वेस्ट है। जो कांच के बर्तनों का अपशिष्ट होता है ग्लास वेयर वेस्ट है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena is not a natural hazard? Which of the following phenomena is not a natural hazard? Option 1 जंगल की आग, ऑप्शन 2 बिजली गिरना, ऑप्शन 3 भूस्खलन, ऑप्शन 4 रासायनिक संदूषण। ऑप्शन 1 वाइल्ड फायर जंगल की आग या जंगल में आग लगना, ऑप्शन 2 लाइटनिंग, ऑप्शन 3 लैंडस्लाइड, ऑप्शन 4 केमिकल कंटेमिनेशन। इसमें से कौन सा नेचुरल हैजार्डस नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए रासायनिक संदूषण या फिर केमिकल कंटेमिनेशन जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रासायनिक संदूषण ये क्या नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि जंगल में आग लग जाना, बिजली गिरना और लैंडस्लाइड ऑल दीज आर नेचुरल हैजार्ड, बट जो केमिकल कंटेमिनेशन है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? देखिए बायोडाइवर्सिटी पर एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ऑप्शन 1 जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना, ऑप्शन 2 स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, ऑप्शन 3 खतरनाक कचरे की सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करना, ऑप्शन 4 स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का प्रबंधन और उन्मूलन करना। ऑप्शन 1 टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग modified organism, LMOS, living modified organism. Option 2 to promote sustainable forest management. Option 3 to control transboundary movements of hazardous waste. Option 4 to manage and eliminate persistent organic pollutant that pose health risk. अब हमें बताना है कि बायोडाइवर्सिटी पर जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मेन एजेंडा क्या था, उसका एजेंडा हमें यहाँ पे क्लियर करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, आप गेस करें अगर आपको आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। टू इंश्योर the safe handling, transport and use of living modified organism. Option 1 is the right answer. ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उच्च उर्वरता, गहरे रंग की होती है और प्रायः मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी जो उच्च हाई फर्टिलिटी है, जिसका ब्लैक कलर है, डार्क कलर में है, और वो मध्यम से यानी कि मीडियम से हाई रेनफॉल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फर्टिलिटी, डार्क कलर एंड इज ऑफन फाउंड इन रीजन्स विथ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल? इसकी स्पेशलिटी क्या है? सॉइल की बात की जा रही है, हाई फर्टिलिटी, डार्क कलर और कैसे क्षेत्रों में पाया जा रहा है, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल। आपको बताना है कि वो कौन सी सॉइल है।
ऑप्शन 1 लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 2 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 काली मिट्टी, ऑप्शन 4 शुष्क मिट्टी। ऑप्शन 1 लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 2 एलुवियल सॉयल, ऑप्शन 3 ब्लैक सॉयल, ऑप्शन 4 एरिड सॉयल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्लैक सॉयल। ये ऐसी मिट्टी है जो ब्लैक कलर में तो होती है, हाई फर्टिलिटी रेट इसका होता है और ये मॉडरेट टू हाई रेनफॉल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? दीज आर टर्म्स विच आर यूज्ड इन एनवायरनमेंट, तो आपको इनको याद करके रखना है, ये डायरेक्टली पूछ दी जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेशंस का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन 1 वायु प्रदूषण, ऑप्शन 2 जल प्रदूषण, ऑप्शन 3 ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन 4 मृदा प्रदूषण। ऑप्शन 1 एयर पोल्यूशन, ऑप्शन 2 वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन 3 नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन 4 सॉयल पोल्यूशन। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एयर पोल्यूशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, इन्हें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिसोल किसके कारण विस्तार और संकुचन प्रदर्शित करते हैं? वर्टिसोल्स exhibit expansion and contraction due to ऑप्शन 1 ह्यूमस की उपस्थिति, ऑप्शन 2 भारी वर्षा, ऑप्शन 3 नमी की मात्रा में परिवर्तन, ऑप्शन 4 ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन 1 प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ऑप्शन 2 हैवी प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन 3 चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन 4 वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये जो वर्टिसोल है वो किसके कारण विस्तार और संकुचन प्रदर्शित करते हैं? इसका सही आंसर होगा चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा में परिवर्तन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आज का लेक्चर वीडियो आपका कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। And all the very best for your upcoming exams.